पिछले टर्न पर मैंने तुम्हें ये बताया था कि वेव्स दो प्रकार की होती हैं। पहली बात ये भी बताया था कि साउंड का प्रोडक्शन एयर वाइब्रेशन के कारण होता है। किसी भी तरह से हमने एयर में वाइब्रेशन पैदा किया तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। ये भी बताया था कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, लेकिन वेव को परिभाषित करते समय मैंने बताया कि दो तरह की तरंगें होती हैं। ये जल के सतह पर बनने वाली लहरों को या किसी टाइट रस्सी के एक सिरे को हम कंपन कराएं तो उससे रस्सी में बनने वाली लहरों को तुमने देखा होगा। तो इस टाइप की लहरों की खास बात क्या है, स्पेशलिटी क्या है? तरंग जिस दिशा में चलती है उस दिशा के परपेंडिकुलर ये पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे सपोज जल की सतह पर मैं कुछ प्लास्टिक की गोलियां डाल दूं और यहाँ पर कोई स्टोन पीस इस स्टैंडिंग वाटर में धमाके से फेंका आपने, डब, तो ये लहरें पैदा होकर आगे बढ़ेंगी। जब ये लहरें आगे बढ़ेंगी तो पहली बार आप देखेंगे कि यह ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। जब ये लहरें, तरंगें और आगे बढ़ेंगी तो ये भी वाइब्रेट कर रही है। थोड़ी देर के बाद ये भी वाइब्रेट करेगी। तो तरंग के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन ये है एज शोन इन फिगर, और इनके वाइब्रेशन करने की डायरेक्शन ये है। बोथ आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो माध्यम के कण या मीडियम पार्टिकल्स vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of the wave। यह किस में होता है? इन ट्रांसवर्स वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन साउंड जो एयर में फ्लो कर रही है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से एनर्जी निकलकर तुम्हारे कान में जा रही है, वो वेव फॉर्म में जा रही है, लेकिन वो वेव दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमें हवा दिखाई नहीं देती। अनेक अनुभवों के आधार पर हम ये कहते हैं कि यह साउंड वेव ट्यूनिंग फोर्क से निकलकर कंप्रेशन रैरिफ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ती है। कंप्रेशन का मतलब है कुछ स्थानों पर हवा दब जाती है और कुछ स्थानों पर हवा फैल जाती है। यहाँ वायु सघन हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, और कुछ जगहों पर वह रेयर हो जाएगी, बिरली हो जाएगी। कहीं सघन कहीं विरल, कहीं सघन कहीं विरल हो जाएगी, लेकिन परमानेंट ऐसा नहीं होगा। अगले ही क्षण जहां ये वायु कंप्रेशन में थी वो फैल जाएगी, और जहां वायु रैरिफ्रैक्शन में थी वहां कंप्रेस हो जाएगी। ये लगातार चलता रहता है।
जहाँ वायु दबी थी थोड़ी ही देर के बाद फैल जाएगी, और जहाँ फैली हुई थी वहाँ की हवा दब जाएगी। ये कब कब होगा? ये तो डिपेंड करेगा कि जो सोर्स था, जो साउंड सोर्स था, उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या थी। जैसे टाइम पीरियड यदि 0.1 सेकेंड है तो इसमें वो टाइम लगेगा 0.1/2, 0.05 सेकेंड में ऐसा हो जाएगा। इस तरह से जो वेव चलती है उसको हमने बताया था लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये बार बार तुम्हें कहा जा रहा है, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये तुम्हें याद रखे रहना चाहिए। बता रहा हूँ, कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। समझोगे क्यों नहीं? क्योंकि उस पर ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। तो हमेशा हर व्यक्ति का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होता है, ध्यान देना पड़ता है बात को। तो लिखे रहोगे, फिर घर पर स्टडी करते समय उस पर विचारशील होगे तो तुम्हें आ जाएगा। दो तरह की हमने बताया तरंगें। इसमें स्पेशल बात क्या थी? ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इसमें क्या स्पेशल बात है? इसमें मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन टू एंड फ्रो इज इन द सेम डायरेक्शन एज इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। उसी के अलोंग जिस डायरेक्शन में यह वेव आगे बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में आगे और पीछे इस तरह से माध्यम के कण दोलन करेंगे। यदि ये हवा का कोई मॉलिक्यूल है तो कभी थोड़ा आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, लेकिन ये काम ये इसी डायरेक्शन में करता है। इसके परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड स्टेट में नहीं होगा। तो दो बात, ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation, but in longitudinal waves molecules of the gas or air vibrate in the same direction as is the direction of propagation of wave. यदि वेव इधर आ रही है तो इधर भी वैसा ही हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मेरी साउंड एक बच्चे के कान की ओर जा रही है, तो तुम्हारे कान और मेरे मुंह के बीच अनेक कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन होंगे। दूसरा लड़का दूसरे डायरेक्शन बैठा है, इस डायरेक्शन में भी वही संपीड़न विरलन कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन होगा। जब भी साउंड मूव करेगी तो ऐसे ही होगा। रुके, एक बात नोटेबल है, जैसे इस पॉइंट पर एयर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है टुवर्ड्स गोलू डायरेक्शन, ये मेरी साउंड गोलू के कान के तरफ जा रही है, तो इस बिंदु पर एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे हमारे मुंह और गोलू के कान के बीच। लेकिन यदि मेरी साउंड एक दूसरे लड़के की तरफ जा रही है तो मेरे मुंह और उसके कान के बीच एयर मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग होगा। यदि हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराएं तो इससे निकलने वाली साउंड चारों ओर फैलेगी,
कोई एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं। यहां हम पढ़ते समय एक ही डायरेक्शन पर विचार कर रहे हैं। जैसे पानी में हमने कोई स्टैंडिंग वाटर है, इसमें हमने पत्थर डाला, तो पत्थर के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार लहरें बताया था मैंने, इस तरह से वृत्ताकार लहरें चलेंगी, किसी एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगी। लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में यदि इनको देखें, यदि इस पर एक लाइन बना दें, या हम जल की सतह पर बहुत सी प्लास्टिक की गोलियां डाल दें एक लाइन में, तो यदि एक लाइन पर हम फोकस कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ स्टोन आपने ड्रॉप किया है, धीरे धीरे यह लहर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि ये लहरें आगे इधर को बढ़ रही हैं। कॉन्सेप्ट बना? यदि इधर आप लाइन खींच दें, इधर हमने लाइन को खींचा शांत जल में, या इस लाइन पर विचार करें और यहाँ पर प्लास्टिक की गोलियां डाले हैं और ये वृत्ताकार लहरें जा रही हैं, तो ये भी जल की सतह पर जल के सतह के लंबवत, जल की सतह पर जल के सतह के परपेंडिकुलर इनका वाइब्रेशन होगा। ये भी परपेंडिकुलर टू एयर, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वाटर होगा, और ये भी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वाटर होगा। हम ऐसे पढ़ते समय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर विचार करते हैं। तो यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर विचार करें तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखाई देगी आपको, लेकिन एयर में बनने वाली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको दिखती तो नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं एक लंबी स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया था कि स्प्रिंग कहीं दब जाएगी, कहीं फैल जाएगी, दब जाएगी, फैल जाएगी, इस एग्जाम्पल दिया था। उसी को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। एयर में इस ढंग से चलती हैं। पढ़ने के लिए कुछ नियमों को, रूल्स को लिख लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, याद भी करते हैं और उन पर बार बार ध्यान देते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट रूप में आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी आपको पढ़ाया और सारी बात आपके मस्तिष्क ने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं होता। मस्तिष्क बहुत कोमल है, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आपका मस्तिष्क फिर घर पर जाके इस पर थिंक करेगा और इसको एब्जॉर्ब करेगा। एक बात बताया, what type of waves are the sound waves? Longitudinal. Sound waves are always longitudinal in air. ये जरूरी नहीं है कि साउंड वेव्स यदि सॉलिड में प्रोपेगेट कर रही हैं, वाटर किसी लिक्विड के भीतर प्रोपेगेट कर रही हैं, तो ये जरूर नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूडनल हो। उनकी शेप और नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा, लंबी रेल की पटरी है
और कई किलोमीटर दूर एक आदमी रेल की पटरी पर अपना कान सटा के बैठे और यदि मैं अपनी जगह हैमरिंग करूं टन, तो कई किलोमीटर दूर मेरी आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लेगा, क्योंकि स्टील में स्पीड ऑफ साउंड लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड वो सुन लेगा। लेकिन हैमरिंग के समय जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसका कुछ पोर्शन, मैंने जो एनर्जी खर्च किया हैमरिंग में, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन एयर वाइब्रेशन में कन्वर्ट होगा और एयर वाइब्रेशन में वो साउंड के रूप में चलेगा। लेकिन हमारे हैमरिंग की कुछ एनर्जी खुद उस लोहे ने ऑब्जर्व किया होगा और लोहे में भी वाइब्रेशन होंगे, लेकिन वे वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडिनल ही होंगे, नो नीड नॉट, वो लॉन्गिट्यूडिनल होंगे इसकी हम गारंटी नहीं कर सकते। वे दूसरे टाइप में हो सकते हैं। यहां पर चूंकि आप साउंड पढ़ने में आप स्टार्टिंग स्टूडेंट हैं, इसलिए कुछ कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए हमें पढ़ना है। सिंपल 2 बात याद करनी है। वेव्स 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। दोनों में स्पेशल बात क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये बात बताया। अब अगली बात पर आता हूं। यदि वेव इस ढंग की बन रही है तो यहां से लेकर यहां तक हम एक लैम्डा लिखते हैं, तरंग की लंबाई। यह जो वेव है, ये वेव आगे प्रोसीड कर रही है, लेकिन एक तरंग, एक वेव, वन फुल वेव, यहां से लेकर यहां तक हम एक फुल वेव मानेंगे, A to B, B to C अगली तरंग हो गई। इसके आगे जब वो आगे बढ़ेगी तो ये अगली तरंग हो गई, फिर उसके आगे। अब कैसे डिफाइन करें कि तरंग की लंबाई लैम्डा किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करें? वेवलेंथ लैम्डा, इसको लैम्डा लिखते हैं, पिछले टर्न पर मैंने बताया था। वेवलेंथ लैम्डा इज डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स। क्रेस्ट क्या होता है? पानी जहां उठता है, जैसे यह वाटर सरफेस है, यह तालाब, तालाब के जल की सतह है और इस पर लहरें ऐसे बन रही हैं, तो यहाँ पर पानी उठ गया और यहाँ पर पानी गड्ढा में आ गया, यहाँ पर पानी खाली हो गया, फिर यहाँ पानी उठ गया और यहाँ पानी में थोड़ा गड्ढा हो गया, तो यहाँ हॉलो हो गया पानी और यहाँ पानी में हम्प बन गया। पानी जो उठता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम्प। पानी के उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? हम्प। और जो इसमें गड्ढा होता है उसे हम
हॉलो पोर्शन कहेंगे। तो जो हम्प बन रहा है उसके हाईएस्ट पॉइंट का नाम है क्रेस्ट, और हिंदी में उसे कहते हैं श्रृंग। जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम क्रेस्ट कहेंगे या श्रृंग कहेंगे, और हॉलो पॉइंट का, हॉलो पोर्शन का जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम को हम बोलते हैं ट्रफ या गर्त, हिंदी में कहते हैं गर्त, इंग्लिश में क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ, यहां पढ़ें, वेवलेंथ लैम्डा इज डिस्टेंस बिटवीन consecutive crests और बिटवीन consecutive troughs। एक ट्रफ क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट ये consecutive है, इसका consecutive ये है, इस ट्रफ का consecutive ट्रफ ये है, इसका consecutive ये है। तो लगातार जो दो क्रेस्ट हैं या कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम तरंग की एक लंबाई मानेंगे। इसी तरह ट्रफ टू ट्रफ लैम्डा कहेंगे। अब पहली बात, हम आते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर। लैम्डा पर पहले इसलिए आना पड़ा कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे थे, इसलिए लैम्डा को पॉइंट आउट कर देना ठीक था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन टू कंप्रेशन लैम्डा होगा या रैरीफ्रैक्शन टू रैरीफैक्शन लैम्डा होगा, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते। कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, जिनको हम लैब में ट्यूब्स में लाइकोपोडियम पाउडर भर करके रिजोनेंस करा के देखते हैं, तो वहाँ पर हम लैम्डा को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर है, इंटरमीडिएट एंड ऑनवर्ड, आपके लिए नहीं। आप यहाँ पर यही नोट करें कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन लैम्डा है, रैरीफ्रैक्शन टू रैरीफैक्शन लैम्डा है, कंप्रेशन टू रैरीफैक्शन क्या होगा, लैम्डा बाई 2, कंप्रेशन टू रैरीफ्रैक्शन या कंप्रेशन क्रेस्ट टू ट्रफ, क्रेस्ट टू ट्रफ, ये लैम्डा बाई 2 होगा। क्रेस्ट टू ट्रफ ये लैम्डा बाई 2 होगा। इसी तरह कंप्रेशन टू रैरीफ्रैक्शन लैम्डा बाई 2 होगा, कंप्रेशन टू रैरीफ्रैक्शन ये लैम्डा बाई 2 होगा। अगली बात, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एक लोहे की पत्ती, एक लोहे की लंबी पत्ती, छड़ नहीं है, छड़ से भी हो जाएगा, बेस्ट होगा कि लोहे की पत्ती लें आप और किसी फर्म बेस से उसे फिक्स करके हैंग कर रहे हैं, किसी फिक्स बेस से यह हैंगिंग है, हैंग कर रही है। अब इस AB पत्ती है, इसके निचले भाग B पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया अपने हाथ से और पत्ती को ऐसे खींचकर मैंने AC पोजीशन में ला दिया।
अब यदि हम इसे छोड़ें, बी अटेंटिव, यदि इस पत्ती ए बी को हम ऐसे डिस्प्लेस कर दें और इसे हम छोड़ें तो ये इस ढंग से वाइब्रेशन करेगी एयर में, इस ढंग से वाइब्रेशन करेगी। और जब यह एयर में वाइब्रेशन करेगी तो इसके सराउंडिंग आप साउंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साउंड निकलेगी। आवश्यक नहीं कि हमेशा साउंड निकले, क्यों? क्योंकि अभी क्वालिटी ऑफ साउंड बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि साउंड निकल सकती है नहीं निकल सकती है। साउंड तो निकलेगी, कोई जरूरी नहीं कि आप सुन सकें, सुन भी सकते हैं नहीं भी सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी की क्या बात है बताऊंगा। जैसे सपोज कर लिया, एक सेकंड में यह C to D, D to C, तो यह इसको एक चक्कर माना जाएगा। यदि पत्ती यहाँ से चलकर यहाँ गई और वहाँ से लौट के यहाँ आई तो इसको एक चक्कर माना जाएगा, एक कंपन माना जाएगा। अगेन यह C से D और D से C आती है तो यह दो कंपन माना जाएगा। अगेन C to D, D to C आती है तो तीन कंपन माना जाएगा। और अगेन यह एक सेकेंड में यदि यह चार कंपन ऐसे कर रही है पत्ती, कहाँ गया था बेटा? लौटा, आजा, बैठ जा क्लास में। कहाँ घूम के आया? एक सेकंड में यदि यह मैंने ऐसे किया है, पत्ती ए बी थी, फर्म बेस ए पर फिक्स है, हमने इसको डिस्प्लेस किया अप टू सी और फ्री कर दिया। एक सेकंड में यदि यह चार बार ऐसा करती है, C to D, D to C, इस ढंग से C to D और D to C यह एक राउंड माना जाएगा। इस तरह से यह चार राउंड करती है तो हम कहेंगे कि यह पत्ती चार चक्कर प्रति पर सेकेंड वाइब्रेट कर रही है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 4 हर्ट्ज। क्यों हर्ट्ज क्यों कहेंगे? 4 राउंड, चक्कर, राउंड की कोई यूनिट नहीं होती अपॉन सेकेंड, तो यह यूनिटलेस है, तो इसको लिख सकते हो 4 सेकेंड पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं आप। 4 सेकेंड पावर -1, सेकेंड पावर -1 को ही हम हर्ट्ज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हर्ट्ज। सेकेंड पावर -1 को हमने हर्ट्ज लिख दिया। ऐसा क्यों कर दिया? हर्ट्ज साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हें हम सम्मान करने के लिए सेकेंड पावर -1 को ही नाम रख दिया हर्ट्ज। ठीक है? जैसे इंडियन नोबेल लॉरिएट सर सीवी रमन के नाम पर मैंने विद्यालय का नाम रख दिया। उनसे प्रभावित होकर
उनके कार्यों से प्रभावित होकर, उन्होंने जो भारत को सम्मान दिलाया उससे प्रभावित होकर, और एक वैज्ञानिक का किया गया कार्य पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को विकास के पथ पर इस ढंग से ढकेल देता है कि बहुत ज़्यादा समय और पैसे की बचत हो जाती है। उस किसी कार्य को करने में समय और पैसे की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है पूरे विश्व की। तो वह वैज्ञानिक विश्व को कुछ देता है, आगे बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सेकेंड पावर -1 को ही हम लोगों ने लिख दिया हर्ट्ज। कैसे पढ़ेंगे? हर्ट्ज। इस ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ह तो पूरा बढ़िया से कहेंगे, उसके बाद र निकलना चाहिए, हर। ये आधा ट है और यह ज नहीं है, ज है, हर्ज। हर्ज पढ़ते हैं, हर्ज पढ़ते हैं, हर्ज पढ़ते हैं, हर्जा नहीं पढ़ते, हर्ज पढ़ते हैं, हर्ज। तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हर्ज। अब फिर यहाँ पर आ जाएं कॉन्सेप्ट पर। यदि यह लोहे की पत्ती 1 सेकंड में 4 राउंड दोलन कर रही है, हम कहेंगे यह 1 सेकंड में 4 वाइब्रेशन कर रही है। हम कहेंगे यह 1 सेकंड में 4 वाइब्रेशन कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्ज। ठीक। दूसरी पत्तियां यदि पत्ती बदल दें तो ऐसी पत्ती भी ले सकते हैं आप, थोड़ा मोटी हो, छोटी हो, और यह 50 हर्ट्ज 1 सेकंड में 50 बार कंपन कर रही है। ये कंपन कर रही है या कंपन कर रही है, ठीक है। यह जल्दी जल्दी कंपन कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। 1 सेकंड में 50 चक्कर कर रही है तो 50 हर्ट्ज लिखा जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज को हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसकी। नेचुरल क्यों कहेंगे? क्योंकि जब जब इसको आप खींच के छोड़ेंगे तो 4 हर्ट्ज ही करेगी, चाहे मंडे हो चाहे संडे, डे हो या नाइट। ठीक से बैठो या करो फाइट, लेकिन वो 4 हर्ट्ज ही करेगी। 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन इट विल एक्सिक्यूट। कभी भी यदि इसमें जंग नहीं लग गया, यह सड़ नहीं गई, इसका कुछ नहीं हो गया, इस पर कोई पेंट नहीं मार दिया, ज्यों की त्यों है, तो यह हमेशा 4 हर्ट्ज करवाई करेगी। 10 साल के बाद लीजिए 4 हर्ट्ज, 50 साल के बाद लीजिए 4 हर्ट्ज, वो है तो 4 हर्ट्ज ही रहेगा। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी है, वो नेचर है उसका, 4 हर्ट्ज ही रहेगा। यदि इसकी फिजिकल, यदि इसको थोड़ा हमने वेल्डिंग करके लंबा कर दिया या थोड़ा काट के छोटा कर दिया तब तो गड़बड़ा गया, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब फ्रीक्वेंसी वही नहीं होगी। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी इसकी पहले 4 हर्ट्ज थी तो जब जब इसको आप ऑसिलेट कराएंगे
4 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। तो इसके कारण जो एयर वाइब्रेशन पैदा होगा उस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी 4 हर्ट्ज ही होगी। जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वही साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको हमने बदल दिया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसको यदि हमने कंपन कराया, 1 सेकंड में 50 बार दोलन कर रही है, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कर रही है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी और इसके वजह से जो साउंड पैदा होगी वो 50 हर्ट्ज की होगी। ट्यूनिंग फोर्क ऐसी स्टील की इस ढंग की बनी हुई मोटी छड़ें होती हैं, स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, एल्युमिनियम की भी होती हैं। ये टेल है इसकी और यह आर्म्स हैं। तो जब इसको हम इसको किसी रबड़ के गद्दे पर, इस ढंग का रबड़ का गद्दा हाथ में लेते हैं या रबड़ का गद्दा हाथ में लेते हैं, इस ढंग का ब्लॉक, और उसकी पूंछ को पकड़कर हम इस ढंग से ठोकते हैं, या ऐसे ठोक दिया, फिर ऐसे खड़ा कर दिया, तो यह वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन करेगा तो कैसा होता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी तो ट्यूनिंग फोर्क है ऐसा, लेकिन कभी तो इसकी भुजाएं फैल जाती हैं, और कभी तो इसकी भुजाएं ऐसी हो जाती हैं। कभी तो इसकी भुजाएं फैल जाती हैं और कभी सिकुड़ जाती हैं। तो यह इस ढंग से वाइब्रेट करता है। यह उसको हम डायग्राम में ऐसे भी कर सकते हैं। कभी तो ये ऐसे हो जाती हैं आर्म्स, और कभी फैल के ऐसे हो जाती हैं। दोनों आर्म्स फैल जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, फैल सिकुड़, फैल सिकुड़, फैल सिकुड़ करती हैं। तो जो ट्यूनिंग फोर्क हम यूज करते हैं, मान लो इस पर लिखा है 256 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूनिंग फोर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की 256 हर्ट्ज है। तो इसको वाइब्रेट कराओगे तो एयर में 256 हर्ट्ज की ही साउंड पैदा होगी। ये जो साउंड होगी 256 हर्ट्ज की ही साउंड पैदा करेगा। ट्यूनिंग फोर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, तो वह 256 हर्ट्ज ही रहेगा। संडे, मंडे, इन ए ईयर आर टू, ये चेंज नहीं होना है।
यदि ट्यूनिंग फॉर्म को आपने नुकसान पहुंचाया, यदि इसकी भुजाओं को हमने थोड़ा रगड़ दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। और यदि यहाँ पर हमने थोड़ा मोम लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, और इसको वाइब्रेट कराने पर 256 हर्ट्ज की ही साउंड आएगी, वो चेंज नहीं होगी। हमारी लेबोरेटरीज में ज़्यादातर कुछ विशेष कारणों से हम ये दो ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं, दो ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस पर लिखी है, उसी फ्रीक्वेंसी के वो साउंड पैदा करेगा। यहाँ एक बात मैंने लिखा है, ए ट्यूनिंग फोर्क इज ए सोर्स ऑफ प्योर साउंड। तो क्या तुम इम्प्योर साउंड सुन रहे हो क्या? हाँ, इम्प्योर है सुन रहे हो। प्योर साउंड किसको कहते हैं? जिसकी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी स्पेशल है, वो प्योर है। जो मैं बोल रहा हूं, तो प्रत्येक वर्ड पर, या यूं कहो कि प्रत्येक अक्षर पर मेरे गले से निकलने वाली ध्वनि, मेरे मुंह से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है। जैसे मैं कहूं रा, जब मैं रा कह रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी। मौ कहूँगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मौ कहूँगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सी कहूँगा फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। ता कहूँगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो मनुष्य के गले से निकलने वाली जो ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक शब्द पर या हर एक अक्षर पर चेंज होती रहती है। इसलिए मेरे मुंह से निकलने वाली जो साउंड सुन रहे हो, वो साउंड इस दृष्टि से प्योर नहीं है। ट्यूनिंग फोर्क से निकलने वाली साउंड प्योर इसलिए है कि इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। A tuning fork is a source of pure sound. A tuning fork has its natural frequency f. जैसे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज लिखी जाएगी, दूसरे की 512 हर्ट्ज लिखी जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर दोगे, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसको वाइब्रेट कराने पर उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड वो प्रोड्यूस करेगा जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। चलें आगे। अब अगली बातें, यदि किसी पत्ती को हमने लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, तो इसका मतलब हुआ कि एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगेगा वह 1/4 सेकेंड होगा। 1/4 सेकेंड।
क्योंकि 1 सेकेंड में इसने 4 चक्कर पूरा किया था, 1 सेकेंड में 4 दोलन किया था, 1 सेकेंड में 4 वाइब्रेशन किया था। तो एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक वाइब्रेशन का जो टाइम होगा 1/4 सेकेंड होगा, या यूं कह लें t = 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों ऐसे रिलेटेड हैं। दूसरी बात, यदि जल तरंग इस डायरेक्शन में स्पीड v से मूव कर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी है f, तो इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में ये रिलेशन होता है। अभी इस पर हम आकर के इसको डिटेल करेंगे, इस फार्मूले को हम लेकर के इसको डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिर आगे चलते हैं। इंटेंसिटी, जैसे तुम्हारे स्कूल का जो घंटा है आपके स्कूल की बेल, और इस पर भी हम हैमर करते हैं, तो इसमें से भी साउंड प्रोडक्शन होता है। स्कूल के घंटे पर हम हैमर करें तो वहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो तुम्हारे स्कूल के घंटे की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज कर लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। तो जब इसको हैमर करोगे इसमें से कंपन होंगे, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। कभी गर्मी पड़ रही हो, या बरसात का सीजन हो, या बहुत ठंडी का मौसम हो, वो चेंज नहीं करेगा, 200 हर्ट्ज ही रहेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि हर एक स्कूल के घंटे की 200 हर्ट्ज होगी, नहीं। हर एक स्कूल के घंटे की साइज, उसके पत्ती की मोटाई अलग अलग हो सकती है। तो हर एक स्कूल के घंटे से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो जाएगी, सेम नहीं होगी। लेकिन एक घंटे पर, किसी एक घंटे पर ही विचार करें, अपने विद्यालय के ही घंटे को लीजिए, तो यदि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, तो जब जब इसको आप हैमर करेंगे 200 हर्ट्ज की ही साउंड ये निकालेगा। लेकिन एक फर्क होगा, जैसे इसको हमने बहुत धीरे से मारा, इस पर हल्की चोट मैंने लगाया, तो यहाँ इसमें जो वाइब्रेशन होंगे वो हल्के होंगे, और तेज चोट मारा तो ये वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। मतलब इस पर ज़्यादा बेटर समझ देंगे आप। जैसे ये कोई पत्ती है, इसको हमने थोड़ा खींच के छोड़ा, थोड़ा ही खींच के छोड़ा, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यदि 4 हर्ट्ज है तो 4 हर्ट्ज ही साउंड निकालेगा। चाहे इसको ज़्यादा खींच के छोड़ें, छोड़ा, तो तब भी ये 4 हर्ट्ज ही करेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि इस पर हल्की चोटें आईं तो इसमें से साउंड जो पैदा हो रही है उसको हम यदि ऐसे डिनोट करें
ऐसे, और तेज हैमरिंग करें तो ये साउंड ये ऐसे होगी। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड हुआ। तो यदि हैमरिंग हल्की है तो जो साउंड डेवलप होगी उस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब ये हो जाना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड कम हो गया। ये हम्प बड़ा था, वो हम्प छोटा बना। जैसे स्टैंडिंग वाटर में आपने कोई छोटा पत्थर थोड़ा ऊपर से ऐसे डाल दिया तो आप देखेंगे कि लहरें छोटी छोटी लहरें हैं, पानी में हलचल कमज़ोर हलचल है। लेकिन इतना बड़ा पत्थर डाल दें डब, तो पानी में उछाल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पानी में उछाल ज़्यादा है तो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और पानी की सतह पर कोई मच्छर गिर पड़ा तो बहुत छोटी तरंग पैदा होगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। तो यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपको साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा मालूम होगी। जैसे मैं कहूँ सुनो, तो मेरे बोलने की इंटेंसिटी कम थी, सुनो इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, तेज आवाज़ बोलूं तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ने का पहला रीज़न एम्पलीट्यूड होता है। टोटल इंटेंसिटी ऑफ साउंड केवल एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करती। लेकिन इस समय इंटेंसिटी का पूरा फार्मूला आपके सामने नहीं रखा जा सकता। एक बात जानें कि यदि वेव का एम्पलीट्यूड हमने बढ़ा दिया तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जानें, इंटेंसिटी का क्या अर्थ है, धीरे और तेज। आवाज़ तेज है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, आवाज़ कमज़ोर है इंटेंसिटी कम है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। पिच क्या होता है जी? पान खा के लोग थूकते हैं, उसको पिच करना कहते हैं। नहीं, वो पिच हम नहीं पढ़ाने जा रहे। पिच माने थूकना भी तो होता है, वो पिच नहीं यहां पर है। यहां फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है पिच। साउंड की मुख्य फिजिक्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, साउंड की प्रॉपर्टी तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन पिच सुनने वाले पर डिपेंड करता है, केवल फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड नहीं करता है। पिच इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज एक्सपीरियंस्ड बाय यू। हो सकता है कि साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, लेकिन आपके कान ने जो अनुभव किया अन्य कारणों से, हो सकता है 250 हर्ट्ज ही आपने महसूस किया हो सकता है 260 हर्ट्ज आपने महसूस किया हो। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि 256 हर्ट्ज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो आप 256 हर्ट्ज ही एक्सपीरियंस करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। उससे थोड़ा डिफर कर सकता है। तो जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसको हम वेरी ऑफन
पिच कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को ही हम पिच कहते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी हो कुछ और आप सुनो कुछ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको हम एज पिच कहते हैं। लेकिन वो पिच भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आप पिच बहुत लो सुने, ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप जो पिच सुनेंगे वो अभी हाई ही होगा, फ्रीक्वेंसी लो है तो आप लो पिच ही आप सुनेंगे, थोड़ा अंतर हो जाता है। अब अगली बात हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ले रहे हैं सपोज कर लिया यह ये तालाब है, सपोज कर लिया यह एक स्टैंडिंग वाटर है तालाब का जो पानी दूर तक फैला हुआ है, और इसके वाटर सरफेस पर हम एक प्लास्टिक बॉल रख दिए। ये प्लास्टिक बॉल फ्लोट कर रही है, ये प्लास्टिक बॉल वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रही है, वाटर इज स्टैंडिंग। अब सपोज कर लो इसको हमने 4 हर्ट्ज ऑसिलेशन कराया। 4 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में इसको मैं 4 बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ, 1 सेकंड में 4 बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो ये जो सोर्स हुआ, जब इस बॉल को 4 बार ऊपर नीचे पानी में ऐसे डुबाओगे, ऊपर नीचे या वाइब्रेशन करेगा, तो यहाँ से जल की लहरें निकल कर आगे बढ़ेंगी, ऐसे आगे बढ़ेंगी। उन लहरों की फ्रीक्वेंसी भी हम 4 हर्ट्ज ही लिखेंगे। इन तरंगों की, इस ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी भी 4 हर्ट्ज ही होगी। इन तरंगों का इसको कहेंगे स्रोत, सोर्स। इन वेव्स का ये सोर्स है, इसके वाइब्रेशन से ही ये पैदा हुआ है। तो यदि वाटर सरफेस पर किसी बॉल को हमने 1 सेकंड में 4 बार दोलन कराया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी, वेव की फ्रीक्वेंसी भी 4 हर्ट्ज ही होगी। अब लैम्डा, यदि इस जल तरंग का लैम्डा हमने मेज़र किया और ये लैम्डा हुआ 0.60 मीटर पर मीटर, ये लैम्डा है, तो यह लहर जब यहाँ से वाइब्रेशन कराएंगे, तरंगें पैदा होकर आगे बढ़ेंगी, तो उन तरंगों की स्पीड होगी f इंटू लेमडा, दैट इज 4 हर्ट्ज इंटू 0.60 मीटर। अब हर्ट्ज साहब को सेकंड बना दीजिए, 1 सेकंड 0.60 मीटर, ये हो गया 2.40 मीटर पर सेकंड। इसे लिख सकते हैं 2.40 मीटर सेकंड पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हुआ।
इसमें यदि हमें v पता है और लैम्डा पता है तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। यदि हमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मालूम है तो वेव की स्पीड निकाल सकते हैं। ये मालूम है तो लैम्डा निकाल सकते हैं। अब कुछ नोटेबल बातें। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर at 298 Kelvin is 340 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, 340 मीटर पर सेकेंड। एयर में साउंड की स्पीड को हम ये नहीं लिख सकते कि वो 332 मीटर पर सेकेंड है या 340 मीटर पर सेकेंड है, 345 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा चेंज करती रहती है।